गुज़िश्ता किस्त का खुलासा। इन फ़िक्रों ने इनकी नींदें छीन ली थीं। अभी बहुत सी बातें वो शौहर से इनकी तबीयत के बाइस डिस्कस नहीं करती थीं, मगर अब मजबूरन सब बताना था इनको। कब तक छुपा रहता इनसे। आखिरी एक रोज़ आया हो जाना था सब इन पर। किस्त नंबर 25। जानिया लाउंज में बैठी थी जब मुलाजमा ने आकर इससे नाश्ते का पूछा। जानिया के लंदन जाने के बाद फिर से किचन का सारा बोझ मुलाजमा के शानों पर आ पड़ा था, लेकिन जानिया जब तक इस घर में रही ये जिम्मेदारी नहायत खुश दिली से उठाई। इसके जाने के बाद सारी रूटीन फिर से अपनी मामूल पर आ गई थी। नहीं, तुम जाओ, मैं खुद बना लूँगी, और आज से किचन से तुम्हारी छुट्टी है। जब तक मैं यहाँ हूँ मैं खुद संभालूँगी किचन। जी बेगम साहिबा, वो सादतमंदी से कहते हुए आगे बढ़ गई। कुछ देर बैठी सोचती रही, फिर उठकर किचन की तरफ चल दी और अपने लिए चाय बनाने लगी। एक चाय का कप और एक स्लाइस पर हल्का सा जैम लगाकर वो वहीं बैठकर खाने लगी। वो इर्द गिर्द का जायज़ा भी ले रही थी। सारा किचन उल्टा पुल्टा हो रहा था। न जाने वो खाना कैसे बना लेती थी। इसने चाय का खाली कप रखते हुए हिम्मत बांधी और रेशमा को आवाज़ दी, जो अगले चंद लम्हों में इसके हुक्म की तामील के लिए हाजिर हो गई। जी बेगम साहिबा, तुम ये सारे कैबिनेट खाली करो और मैं चेक करके देती हूँ। सारी चीज़ों को धो धो कर धूप में रखो। जो बेकार चीज़ें हैं इनको फेंक दो। जी, जो आपका हुक्म बेगम साहिबा। 2 घंटे के अंदर अंदर इसने किचन की सारी गंदगी समेट ली थी और अब किचन साफ सुथरा निखरा निखरा जगमगा रहा था। रेशमा अपने काम में जुटी हुई थी। इससे फारिग होकर जानिया ने फ्रीज़र खोला, गोश्त के पैकेट निकालकर पानी में भिगो दिए और मम्मा जानी के कमरे की जानी बढ़ गई, लेकिन वो उसे लाउंज की तरफ जाते हुए मिल गई। खैरियत जानिया बेटा, क्या हालत बना रखी है अपनी। किचन की हालत बदली है तो ये कुछ तो होना ही है, इसने मुस्कुराकर कहा। क्या मतलब आकर किचन की हालत देखें तो अंदाज़ा हो जाएगा। क्या करूं बेटा, मुझसे तो इतना काम होता नहीं है। सादी और फ़ायज़ा अपनी पढ़ाई में लगी रही हैं और अलमास की ऐसी हालत नहीं कि वो देखभाल कर सके। मुलाज़मों का बस अल्लाह ही हाफ़िज़ है। सर पर खड़े हो तो ठीक, ज़रा इधर उधर हो जाओ तो सर से बला टलने पर शुक्र अदा करते हैं। खैर, तुम आई हो तो सब ठीक चलेगा, इसके बाद फिर वही रूटीन पर आ जाएगा। चले, जब तक हूँ इस वक्त तक तो परेशानी की बात नहीं। जानिया बेटा, चंदा, इस घर को तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। एहतशाम के रवैये ने सबको परेशान किया हुआ है। क्यों समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है सब। मामा जानी, परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा, इसने इनको तसल्ली देते हुए कहा। तो इस दिलासे देने पर इनको हकीकत में बहुत सुकून मिला था। मामा जानी, मैं ये पूछने आ रही थी, दोपहर के खाने में क्या बनाऊं। बेटा, जो तुम्हारा दिल चाहे बना लो। जुगनू के लिए इसकी पसंद की डिश ज़रूर बनाना और बाबा जाने के लिए दलिया बना लो। अगर यखनी बना लूँ तो। हाँ, बना सको तो अच्छा है। तो मैं बाबा जाने के लिए यखनी, साथ में चावल बॉयल कर लेती हूँ और पतली दाल तैयार कर लूँगी। जीती रहो बेटा, तुम्हारी हमें इन हालात में इस वक्त अशद ज़रूरत है। तो मामा जानी, मैं कहाँ जा रही हूँ और दूर रहकर भी आप लोगों के पास हूँ हर तरह से, हर मसले में। बस जुगनू वहाँ सेटल है तो वो मुझे यहाँ नहीं छोड़ेंगे, वरना मैं यहीं रहती, आप सबके पास बहुत खुशी महसूस करती। बस कुछ मजबूरियाँ ऐसी होती हैं कि चाहते हुए भी कुछ नहीं किया जा सकता। हाँ बेटा, तुम ठीक ही कह रही हो। अच्छा मामा जानी, मैं खाना बना लूँ, फिर सुकून से बैठकर बात करेंगे, लेकिन पहले अपना हुलिया ठीक कर लो। आप सब बाद में होगा। वो इसे देखकर हंस दी। कभी कभी इसके लापरवाह अंदाज में इतना बचपना होता था कि वह हैरान रह जाती थी कि जानिया तेरी लापरवाह तबीयत की मालिक इतनी समझदार और जिम्मेदार भी हो सकती है। हकीकत यह थी कि इसने ये सब यहाँ आकर जुगनू की संगत में सीखा था सब कुछ। इस किरदार में जुगनू का बहुत बड़ा हाथ था। इसका एतमाद एतबार ही जुगनू ने दिया, जिससे जानिया ने भरपूर फ़ायदा उठाया और कामयाब भी रही। जुगनू आज ऑफिस गया था चेक करने के लिए कि क्या हो रहा है। दिन ब दिन बिजनेस में नुकसान में हो रहा है। आज सारा दिन मसरूफ़ तरीन ही गुजरना था ऑफिस में। दोपहर का खाना इसकी गैर मौजूदगी में खाया गया, लेकिन शाम के लिए जानिया ने इसकी पसंद के नरकसी कोफ्ते बनाए और साथ में फ्राइड राइस भी, क्योंकि जुगनू ये बहुत पसंद करता था। फिर शाम को भी जुगनू चाय के वक्त के बाद घर पहुंचा। जानिया ने इसे चाय बनाने के लिए पूछा तो इसने मना कर दिया। जानिया से इसने ऑफिस
से आने के बाद बस इतना पूछा, कैसी हो तुम? और उसके करीब ही आराम कर कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ने लगा। रात को क्या खाएंगे? जानिया ने बात करने के घर से पूछा था और वरना वो खाना तैयार कर चुकी थी। जुगनू ने शायद इसकी बात नहीं सुनी थी, इसलिए कुछ बोला ही नहीं। लेकिन रात को जब जानिया ने खाना लगाने को पूछा तो इसने मना कर दिया, नहीं जानिया, मैं खाना नहीं खाऊंगा इस वक्त। जानिया परेशान सी हो गई। जुगनू, आपने शाम को चाय भी नहीं पी थी और दोपहर को खाना भी नहीं खाया होगा। और अब वो कहते कहते रुक गई। फिर ज़रा रुक कर बोली, जुगनू, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? जुगनू ने इसकी तसल्ली के लिए बहुत मुतमईन अंदाज में जवाब दिया, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम फिक्र ना करो। दोपहर का खाना तो मैं वहीं खा लिया करूँगा, तुम मेरे लिए कोई डिश ना बनाया करो। क्यों जुगनू, घर पर क्यों नहीं खाएंगे? दरअसल ऑफिस से निकलते निकलते देर हो जाती है और फिर तुम्हें इंतज़ार करना पड़ता है और मेरी पसंद की डिश अलग से बनानी पड़ती है, खामख्वाह ज़हमत होती है। जुगनू, ये क्या कह रहे हैं आप? जुगनू ने इसे टालने को कहा, अच्छा ये बताओ, तुमने खाना खा लिया है क्या? नहीं, आप जानते हैं आपके बगैर अकेली खाना नहीं खाती हूँ मैं, मुझे देर हो जाया करे तो तुम खा लिया करो। आप थोड़ा सा खाना भी नहीं खाएंगे? मैंने कहा ना भूख नहीं है, तो थोड़ी देर बाद खा लेंगे। तुम खाना खाकर सो जाओ, मुझे अगर थोड़ी देर बाद खाना हुआ तो मैं खुद लेकर खा लूँगा। आज से पहले जुगनू ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। रात से जुगनू का मूड बिगड़ा हुआ था, बात तो कुछ भी नहीं थी। जानिया ने बस इतना ही कहा था, आप जितने दिन पाकिस्तान में हैं ऑफिस संभाल लें, आप चेक करें कि इतना नुकसान क्यों हो रहा है। बाबा जानी बहुत परेशान है कि कारोबार नुकसान की तरफ जा रहा है। मैं ऑफिस गया था तो एहतशाम भाई का मूड ख़राब होगा और वो समझेंगे कि मैं इनकी निगरानी कर रहा हूँ, खामख्वाह वो दिलों में बाल आ जाएगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन बाबा जान चाहते हैं कि आप ऑफिस जाकर जायज़ा लें। वो जाना नहीं चाहता था, बस जानिया के ज़िद के आगे इसने हथियार डाल दिए थे, लेकिन वो दिल में इससे खफा हो गया था और अब इसका रद्द-ए-अमल खाना खाने की सूरत में सामने आ रहा था। आप कहाँ तकलीफ़ करेंगे जुगनू, इसमें तकलीफ़ की क्या बात है? तुम मेरे लिए खाना पकाओ भी, लगाओ भी और फिर बैठकर इंतज़ार भी करो। क्या तुम इंसान नहीं हो? तुम्हें तकलीफ़ नहीं होती क्या? लेकिन आज से पहले तो ये एहसास नहीं हुआ, आज ही क्यों? वो सोच कर रह गई, कहा कुछ भी नहीं, मेरा तो काम यही है और आप आते हैं दिन भर काम करके थक हार कर, भला मेरा आपका मुकाबला क्या है? वो खामोश रहा। जुगनू, जानिया ने पुकारा। इसने सवालिया नज़रों से इसकी तरफ देखा। आपने आज सुबह भी नाश्ता नहीं किया था? हाँ तो, और दोपहर खाना भी नहीं खाया, तो फिर ये कि इस वक्त भी खाना नहीं खाओगे आप? तो जानिया को कोई जवाब नहीं आ रहा था। तो ये कि क्यों क्यों नहीं खा रहे हो आप? जुगनू ने सर उठाकर एक नज़र से देखा और जवाब कुछ नहीं दिया। वो बेचैन होकर बोली, बोलिए ना, खाना क्यों नहीं खा रहे हो आप? जुगनू फिर भी खामोश रहा। आखिर क्या हुआ है आपको? आपने आज सारा दिन खाना नहीं खाया। वो बेकरार होकर इसके करीब आ बैठी। नहीं खाया तो क्या हुआ? मर तो नहीं जाऊंगा भूखा रहकर। लेकिन किस वजह से ये भूख हड़ताल? जुगनू ने बेरुखी से जवाब दिया, आजकल हर शख्स अपनी मनमानी कर रहा है। कोई किसी को किसी बात से ना रोक सकता है, ना किसी बात का पाबंद कर सकता है। मगर सवाल ये है कि आपने खाना क्यों छोड़ा है? आखिर किस वजह से? ये तुमसे किसने कहा है कि मैंने खाना छोड़ दिया है? जब आपने सुबह से अब तक कुछ नहीं खाया तो इसका मतलब यही हुआ ना कि आपने खाना पीना छोड़ रखा है, भूख हड़ताल पर हैं। अगर हों तो क्या हुआ? आपके ख़्याल में कुछ हुआ ही नहीं। इतनी बड़ी बात को आप छोटी और आम सी बात बनाकर पेश कर रहे हैं। ये तो अपनी अपनी समझ का फेर है। किसी को कोई बात मामूली लगती है और किसी को कोई बात। आपके इस जवाब का मतलब मैं क्या समझूं? समझ ना समझो, ये जो कुछ के समझना चाहो समझ लो। मेरी तरफ से तुम पर कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा ये बताइए, आपने क्यों ऐसा किया है? क्या मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुमने वैसा क्यों किया है? वैसा कैसा? जानिया ने पूछा, जैसा तुम कर रही हो। जुगनू ने फिर इस तरह जवाब दिया, मैं क्या कर रही हूँ? जो तुम्हारा दिल कह रहा है, जो तुम्हारी मर्ज़ी हो रही है, तुम अपनी मन मर्ज़ी करती हो। ओह! तो ये बात है। हाँ, यही बात है। यकीनन यानी आप मेरी ज़िद में खाना छोड़ बैठे। नहीं, ज़िद कैसी, बस दिल नहीं चाहता खाने को। ये खूब रही। दिल की भी अजीब मंतक है आपके, मेरे सिर्फ़ मेरे दिल की। क्या और लोगों के दिलों के अजीब अजीब मंतकें नहीं हैं? जानिया को कुछ जवाब ना आया तो कहने लगी, अच्छा होती होंगी, इस वक्त इस बहस में नहीं पड़ना, हमें आपके बस खाना खा लीजिए। मैंने कहा था मेरा दिल नहीं चाह रहा।
मैं आपकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं हूँ, आपको खाना ज़रूर खाना पड़ेगा। जुगनू बोला, अरे वाह, ज़बरदस्ती है क्या? हाँ है। बेख्तियार उसके मुँह से निकला और जुगनू की तरफ देखने लगी। जी नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, किसी बात के लिए कोई किसी को मजबूर नहीं कर सकता। जानिया चुप सी होकर सोचने लगी। जुगनू के पूरे दिन भूखे रहने के ख्याल से इसके दिल पर जैसे छुरियां सी चल रही थी। जुगनू की नाराज़गी का सबब अच्छी तरह समझ रही थी, लेकिन नज़रअंदाज करते हुए कहने लगी, जुगनू, आपको पता है ये बड़े गुनाह की बात है, खाना ना खाना। मैं वैसे भी गुनाहगार हूँ, एक गुनाह और सही तो गया, आप खाना नहीं खाओगे। जुगनू ने ज़रा कि ज़रा जानिया की तरफ देखा। तुम क्यों फिक्र करती हो, कमाल करते हो आप भी, वो झंझला कर बोली। मगर जुगनू ने वैसे ही आराम से जवाब दिया, आप क्या कमाल कर दिखाया है मैंने, यही कि सुबह से भूखे हो और मुझे कहते हैं फिक्र ना करूं। बड़ी जल्दी ख्याल आ गया तुम्हें, क्या कहा आपने? इसने हैरत से पूछा। वो ही जो तुमने सुना, सुबह कितनी मिन्नत समाजत की थी आपकी, नाश्ता करके जाओ, मगर आपने कहा सिर्फ चाय का एक कप दे दो। फिर दोपहर को मैं कॉल करती रही, आपका नंबर ऑफ था। मैं जानती थी कि आपका नंबर क्यों ऑफ है, जानती हूँ आप सुबह से भूखे हैं। अब जुगनू थोड़ा इसे देखने लगा। क्यों, मैंने तुमसे एक दफ़ा भी पूछा है कि तुमने दवा पी है कि नहीं? मैंने की है कोई फिक्र। जानिया को बुखार था, मौसम का असर था और कुछ थकन का, मगर इसने परवाह नहीं की, दवा लेकर काम में जुटी रही। इसका मतलब है कि आप मेरी ज़िद में खाना नहीं खा रहे हो। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि तुम अपने हौसले बुलंद रखो, फिक्र मत करो किस किस्म की, दिल बड़ा करो जैसा मैंने किया हुआ है, यानी यही कि जहाँ जो कुछ हो रहा है होने दो, जो जैसे कर रहा है करने दो। मुझे आपके खाने की फ़िक्र पड़ी है और आपको मजाक सूझा है। वो झंझला कर बोली, मैं कतई मजाक के मूड में नहीं हूँ, एक हकीकत बयान कर रहा हूँ। तुम्हें मेरी बात मजाक नज़र आती है जुगनू, आप परेशान कर रहे हो मुझे। हालांकि मैं तुम्हें परेशान हरगिज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें हौसलामंद रहने की तलकीन कर रहा हूँ, और तुम्हारे परेशान होने का तो कोई जवाब भी नहीं है। आपको जवाब नहीं नज़र आ रहा, हालांकि इतना बड़ा जवाब है मौजूद। हाँ, करे फ़रेब नज़र की बात है, और शायद मेरा फ़रेब नज़र हो, मगर बात फिर वहीं जा पहुंची है। वो खामोश हो गया। जुगनू, कितनी बातें कर लेते हो आप। हाँ, ये एक नई शिकायत हो गई है तुम्हें मुझसे, और सच भी यही है, मगर जाने क्या हो जाता है मुझे, कभी कभी इतना भूल जाता हूँ मैं तुम्हारे साथ, और मैं बार बार लाजवाब हो जाती हूँ। तुम लाजवाब हो जाती हो, अगर तुम लाजवाब हो जाती हो तो मेरे बोलने का जवाब ही ना रहता, मैं बोलता किससे और कैसे। इसके मानी ये हुए कि आपको बुलवाने की ज़िम्मेदारी भी मैं हूँ। दिलचस्प गुफ्तगू तो मेरा ख्याल है बात से बात निकलती है, और ना बोरियत की नौबत आती है और ना वक्त की तवालत का एहसास होता है। अच्छा छोड़िए ये बातों का सिलसिला, सीधी तरह ये बताइए खाना कब खाएंगे? फिर वही खाना, वो जी छोकर बोला, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप खाना ना खाएं। जुगनू बोला, अच्छा क्यों, क्यों नहीं ऐसा हो सकता? आप अच्छी तरह जानते हैं इसकी अहमियत। जुगनू ने बेपरवाही से कहा, मेरे ख्याल में तो इसकी कोई अहमियत है ही नहीं, सिवाय इसके कि ही बस मौत और ज़िंदगी का मामला है, और क्या अहमियत है इसकी? तो जानिया हैरत से इसे देखने लगी। तो आपके ख्याल में मौत और ज़िंदगी का मामला को अहमियत ही नहीं रखता? हाँ ना, कहाँ अहमियत रह गई है आज की दुनिया में इन बातों की। लोग मज़े से बैठे मौत का इंतज़ार करते रहते हैं, खुदकुशी के आसान आसान तरीके सोचते रहते हैं, मौत की आगोश शफ़क़त के वाह होने का इंतज़ार करते रहते हैं। अब ये भी बता दीजिए कि वो कौन लोग होते हैं? वही लोग लोग होते हैं, और तुम खूब जानती हो ऐसे लोगों को, मैं क्या बताऊं? जानिया फिर लाजवाब हो गई। बड़ी देर तक सोचती रही, फिर बोली, जुगनू छोड़िए ऐसे लोगों को, आप इन्हें और खाना। जुगनू ने झट इसकी बात काट दी। अरे वाह, तुमने किस आसानी से इतनी बड़ी बात कह दी, और इतनी बुरी बात भी। बड़े लोगों के लिए बड़ी बातें ही हो सोची जा सकती हैं। जुगनू ने एक गहरी सांस लेकर कहा, नहीं जानिया जुगनू, कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐसा नहीं होता। जानिया ने चौंक कर जुगनू की तरफ देखा। वो इसे जानिया जुगनू कभी नहीं कहता था, आज तक इसने इसे इस नाम से नहीं पुकारा था। जब इसे गुस्सा आता था तो जानिया बेगम कहकर इसे मुखातिब करता था, लेकिन आज ना जाने क्यों इसने इस नाम से मुखातिब किया था। अब ना से इनके दरमियान कशीदगी हो गई थी, और जुगनू की तरफ से इस कशीदगी में कमी के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे थे। इसे बहुत अजीब लगा था।
आज जुगनू ने इसे जानिया जुगनू के नाम से पुकारा। हालांकि दरपर्दा ऐसे जुगनू का ऐसे पुकारना बहुत अच्छा, बहुत प्यारा और बड़ा महसूस भी महसूस हुआ, मगर जैसे इसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। ये जानिया जुगनू क्यों? जुगनू जैसे नीम व आंखों से देख रहा था, चौंक कर उठ बैठा। क्यों? क्या बिल्कुल गवारा नहीं है? अब वो बगौर इसे देख रहा था। जानिया ने कुछ जवाब नहीं दिया। जुगनू ने खुद ही इसकी बात की वजाहत कर दी। नानू ने तुम्हारी जायदाद के कागजात भेजे हैं, आज दोपहर ही पहुँचे हैं, मुझे अभी अभी याद आया, ये रहे। इसने साइड टेबल से एक फ़ाइल उठाकर इसकी तरफ बढ़ा दी। इनके कागजात में तुम्हारा नाम जानिया जुगनू ही लिखा गया है। लो, तुम्हें मुबारक हो। जानिया ने हाथ बढ़ाते हुए अचानक रोक लिया। एक शर्त पर। वो क्या? फाइल जुगनू के हाथ में रह गई। पहले आप खाना खाओगे। ये खूब रही। जब मैंने मुबारकबाद देने के लिए कोई शर्त नहीं रखी तो तुम इसे लेने को क्यों मशरूत बनाती हो? बस मेरी मर्जी। अपनी मर्जी से कहो ज़रा, रीज़न एबल बनी रहे। वरना वरना क्या? मैंने कुछ नहीं कहा। ये ना भी आते तो गुजारा तो वैसे भी हो रहा है। बुज़ी चौकर बोली। आपसे जीतना बहुत मुश्किल है। तुम चाहती हो जीतना, हालांकि तुमने कई बार हारा इनकार किया था, इससे याद है? जुगनू इस पर नज़रें गाड़ कर बैठ गया। इसकी निगाहों की तफ्तीश से वो घबरा कर बोली, शायद मुझे याद नहीं। इसने लापरवाही से जानबूझकर कहा, नामुमकिन, नामुमकिन। तुम्हें याद है, अच्छी तरह याद है। और ये भी याद है तुम्हें कि तुम्हें क्या पसंद है। बोलो, याद आया या मैं बताऊं? जानिया ने आहिस्ता से अपनी गर्दन कस्बात में हिला दिया, मगर मुझसे कुछ ना बोली। बस तो फिर डरो तो डरो ही होता है। दोनों पार्टियों की हार या वोटों पार्टियों की जीत। लो, अब पकड़ो, महसूस करो, कैसा लग रहा है अब? जुगनू ने एक बार फिर फाइल इसकी तरफ बढ़ा दी। जानिया ने चुपचाप लेकर करीब मेज पर रख दी। जुगनू बोला, देखो तो सही, क्या है? किस किस चीज़ के हैं? कोई गलती तो नहीं होगी? बाद में देख लूँगी। तुम्हारा मतलब है तन्हाई में? जुगनू ने शेष छेड़ा। जानिया ने जवाब दिया, मेरा मतलब है फुर्सत में। अच्छा, तो गोया इस वक्त आप मसरूफ़ हैं? जी हाँ, बहुत ज़्यादा। और क्या मसरूफियत है जनाब की? इसने ज़रा सोच के जवाब दिया, एक ज़िद्दी रूठे हुए बच्चे को खाना खिलाना और यह एहसास दिलाना कि अपनी नेमतों से मुंह फेरने वालों से अल्लाह ताला खफा हो जाता है। जानिया ने तुर्की बतुर्की जवाब दिया, कभी ये सबक इस ज़िद्दी और सरफिरी मासूम और बेवकूफ़ लड़की को भी दे दिया करो, जो अपने मिजाजी खुदा की हुकूमतुल्ली करने पर तुली होती है। इस बेचारी को तो ये सब मालूम ही नहीं। उफ़! वो जैसे तक हार कर रह गई। एक तो आपको हर बात का जवाब आता है। मैं तो थक गई हूँ आपको समझा समझा कर। तो मत थको। किसने कहा है तुमसे थकने को? आपने मजबूर किया हुआ है। अच्छा, चोरी और सीना जोरी, शायद ऐसे ही मौका पर कहा जाता है। जुगनू ने इसे देखते हुए कहा, फिर एकदम उठ खड़ा हुआ। चलो तो फिर तुम भी आराम करो, मुझे भी नींद आ रही है, सो जाते हैं। कमाल है। जुगनू उठते उठते रुक गया। फिर कोई कमाल कर दिखाया मैंने? आप तो किए ही जा रहे हैं कमालात पर कमालात। यानी खाना खाया ना पिया, सोने के लिए चल दिए। अब वो इसके सामने तनकर खड़ा हो गया। ये तुम मेरे खाने के पीछे क्यों पड़ गई हो? क्या तुम समझ रही हो कि मैं फौत होने वाला हूँ? यानी बगैर खाए मर जाऊँगा मैं? जुगनू, जानिया एकदम से चीखती हुई इसकी तरफ बढ़ी, लेकिन इसने हाथ उठाकर इसे वहीं रोक दिया और अपनी बात जारी रखी। अरे नहीं मरता, बहुत सख्त जान हूँ मैं, बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुका हूँ मैं, बड़ी बड़ी अजियतें, बड़े बड़े करब मैंने उठाए हैं, मगर मरा नहीं और ना आइंदा इन चीज़ों से मरने वाला हूँ। हाँ, अगर इसका बुलावा आ गया तो खड़े खड़े भी जाना पड़ जाएगा। आज से पहले जुगनू ने कभी इतने सख्त अल्फाज नहीं किए थे, मगर आज ना जाने से क्या हो गया था। टिप टिप जानिया की आंखों से झरने बहने लगे। इसके मुंह से एक लफ्ज़ भी ना निकल सका। जुगनू की सफाकी और इसके अल्फाज बेरहमी ने जानिया का दिल नहला कर रख दिया। मैं उसे रोता देख कर बोला, अरे तुम रो रही हो अभी तो बहुत टाइम पड़ा है मेरे मरने में। जुगनू, वो इतने ज़ोर से चिल्लाई थी कि जुगनू को बेसाख्ता इसके लबों पर हाथ रखना पड़ा कि इसकी चीखों पुकार से घर वाले जमा हो जाते और शामत जुगनू की आ जाती। आप जुगनू, आप बहुत बेदर्द हैं और ज़िद्दी भी हैं। इसने जुगनू के हाथ को लबों से हटाते हुए कहा, मगर तुमसे ज़्यादा नहीं जानिया जुगनू, तुमसे ज़्यादा नहीं। जानिया ने एक बार फिर चौंक कर इसे देखा। जानिया जुगनू। जुगनू ने इसकी इस्तफामिया निगाहों का मफ़हूम समझते हुए वजाहत कर दी। तुम्हारे लिए तो शायद इससे कोई फ़र्क ना पड़े, मगर एक बेवकूफ़
सादा दिल और शायद ज़िद्दी बच्चा कभी कभी खिलौनों से भी बहला लिया जाता है। और कितना रुलाना चाहते हो आप मुझे? वो रोते हुए बोली, मैं तो अब भी यही नहीं कह सकता तुमसे कि रो मत, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी, या ये कि वो दवा पी लो, तुम बीमार हो तो क्यों बन गए हैं इतने संगदिल? तंग आकर जानिया ने शिकवा किया। मैं संगदिल बन गया हूँ। हाँ हाँ, आप आप वो रोते हुए बोली और कहती चली गई। पूछा आपने एक दफ़ा भी कि मैं कैसी हूँ, मैंने खाना खाया या नहीं? जुगनू सरासीमा सा खड़ा इसे देख रहा था। ये क्या कह रही थी वो? इसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। अपनी इस बेयकीनी को इसने यकीन में बदलने के लिए मायूसी से कहा, मुश्किल तो सारी यही आन पड़ी है कि ना तुम मुझे अपना हाल अहवाल बताना चाहती हो, ना मेरे कहने से दवा पीने की हामी भरती हो। मैंने जब भी पूछा, मुझे जवाब में इनकार के सिवा मिलता क्या है? तो मरीज़ तो हो ही जाते हैं ज़िद्दी, बदमिजाज। ये कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन क्या डॉक्टर इनका इलाज करना छोड़ देते हैं? जानिया ने चेहरा बाजुओं में ढाँप लिया। जुगनू उसे देखता रह गया। खैर से तुम बीमार कब से हो? रात ही तो बुखार हुआ है। वो सोच कर रह गया। कहा नहीं। ओ गॉड, ये तुम कह रही हो? जुगनू की कैफियत अजीब सी हो गई। यकीन और बेयकीनी के आलम इस पर तारी था। फिर वो इसके करीब आ गया। अच्छा तो बताओ, आज तुमने दिन भर में कितनी बार दवा पी है? यानी कि किस किस वक्त की दवा खाई है तुमने? एक वक्त की भी नहीं, वो किसी रूठे हुए बच्चे की तरह बोली। एक वक्त की भी नहीं, वो फिक्रमंदी से बोला। वो टेम्परेचर लिया था अपना। इसने नफ़ी में गर्दन हिला दी। जुगनू ने शिकस्त खुर्दगी से कहा, फिर अब तुम भी कहो, ज़िद्दी कौन है? हठधर्मी पर कौन उतरा हुआ है? जानिया ने रोते हुए चेहरा एकदम ऊपर किया। आंसू पोंछ मुस्कुरा कर बोली, जिस तरह खाना नहीं खाया अब तक। जानिया के लबों पर बदस्तूर दबी दबी शरीर मुस्कुराहट मौजूद थी। आस्था से बोली, नहीं, ये नहीं कहूँगी, इसलिए कि आपने दवा ही नहीं अब तक। अब जुगनू का चेहरा भी खिल उठा। गुड, अब तो इनकार नहीं करोगी ना दवा से? आप खाना खाओगे तो दवा तो पीना ही पड़ेगी मुझे भी। फिर वो सीधा खड़ा होकर कोट उतारने लगा और बोला, मगर यार, भूखा मरवा दिया तुमने आज। ज़रा जल्दी मान गई होती तो इतना लंबा फाका ना करना पड़ता मुझे। वो मुस्कुरा दी। शुक्र कीजिए कि किसी फाका ज़दा पर रहम आ गया, वरना। वो भी मुस्कुरा दिया था और जानिया के हंसते मुस्कुराते चेहरे को बहुत गौर से देख रहा था। कुछ देर पहले तक बरस सरसों के फूल की तरह मुरझाया हुआ दिखाई दे रहा था और अब गुलाब की तरह खिल उठा था, जुगनू के ज़रा से नरम लहजे पर। फिर एकदम ही जानिया पर टूटकर प्यार आया था इसे। जानिया, मेरी जान, मेरी चंदा, मेरी हनी, मेरी रानी, मेरी शहजादी, मेरी हीर, इधर आओ, अपने जुगनू के पास आओ। जानिया, प्लीज़ आओ ना। जुगनू के इतने प्यार से पुकारने पर जानिया की आंखों से चश्मे फूट पड़े। होठों की थरथराहट इसे कुछ बोलने से रोक रही थी। इसके बदन पर एक लर्जा सा तारी हो गया। कितनी देर से जुगनू इसे खफा था और आज सुबह से ही वो नाराज़ होकर रह गया था ऑफिस। लेकिन जानिया ने सोच लिया था, जब वो ऑफिस से लौटेगा तो वो इसे मना लेगी। लेकिन जुगनू भी दिल में तैयार किए बैठा था, कुछ भी हो जाए वो जानिया को इसकी ज़िद्दी की सज़ा देगा। वो ये सब दिल से कब कह रहा था? सिर्फ जानिया को समझाने के लिए अपना दिल पत्थर कर लिया था, वरना अपनी जानिया के साथ ऐसा रवैया, और वो भी जुगनू, नामुमकिन। जानिया, नहीं आओगे अपने जुगनू के पास? नहीं। वो हाथों में चेहरा छुपाकर रो पड़ी और फिर बिलक बिलक कर रोने लगी। मत आओ चंदा, मैं आ जाता हूँ अपनी जानिया के पास, मैं मनाता हूँ अपनी जान को। वो उठकर इसके करीब चला आया और इसके चेहरे से हाथों का हटाते हुए इसकी आंखों से बहते अश्कों को लबों से चुनने के लिए इस पर झुका ही था कि जानिया ने हाथ जुगनू के सीने पर रखते हुए इसे खुद से दूर कर दिया और खुद पीछे की जानिब सरक गई। जानिया, इतना गुस्सा? इसने हैरत से जानिया के चेहरे को देखा तो इसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो वाकई ही इसके साथ बहुत ज़्यादती कर गया था। अपने अल्फाज का एहसास इसे शर्मिंदा कर गया। चंदा, मैं सॉरी, मैं नहीं करती मुझे आपसे बात, मत आइए मेरे करीब। इसने रोते हुए रोंदी हुई आवाज़ में कहा। नहीं रो जानिया, प्लीज़ नहीं रो, मैं आ जाता हूँ अपनी जानिया के पास। कोई ज़रूरत नहीं है मेरे पास आने की। अगर इतना ही एहसास होता तो बोलने से पहले सोचते। एहसास है आपको अपने अल्फाज का? एहसास है तो मना रहा हूँ अपनी जानिया को। इसने आगे सरक कर जानिया को अपनी बाहों में भर लिया और इसका सर अपने सीने से लगाकर से मुकम्मल खुल कर रोने दिया था कि इसके दिल का बोझ हल्का हो जाए, तभी वो इसकी कोई बात सुनेगी। जानिया,
اب بس کرو میری جان، اور کتنا روگی؟ مجھے تو لگتا ہے کہ میں آنسوؤں کے دریا میں بہہ جاؤں گا، اور تم تو سونی کی طرح کچے گھڑے پر تیر کر بھی نہیں آ سکتی ہو، اور تمہارا جگنو ڈوب کر مر جائے گا، اور تم کنارے پر کھڑی دیکھتی رہنا اپنے جگنو کو۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ وہ ایک بار پھر سے چیخ اٹھی۔ اس کی چیخ اتنی بلند تھی کہ اسے ایک دم ہی جانیا کے منہ پر ہاتھ رکھنا پڑا، اور نہ ہی اس کی چیخ و پکار گھر کے سب مکینوں کو اکٹھا کر لیتی اور وہ جواب دہ جگنو ہونا پڑتا۔ پھر وہی بات کی آپ نے؟ اس نے بیچی بیچی آواز میں کہا۔ میں سوری جانیا، میں سوری۔ اس نے جانیا کو اپنے سینے سے بھینچ لیا اور خود بھی تڑپ گیا۔ دونوں عجیب کیفیات سے گزر رہے تھے، دونوں ہی ایک دوسرے کو دل کی تمام شدتوں سے چاہتے تھے، اور دن بہ دن ان کی شدتوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس نے جانیا کو چپ کرایا اور پھر اتنا پیار کیا اس سے، اتنا کہ وہ مدہوش ہو کر اس کی بازوؤں میں گر گئی تھی۔ اس نے جگنو کی ہر زیادتی معاف کر دی تھی۔ یعنی تو خوبی تھی جگنو میں کہ ایک لمحے کو جانیا کو منا لیتا تھا۔ وہ بھی دل سے کب خفا ہوتی تھی اپنے جگنو سے، بس یوں ہی نخرے دکھاتی تھی اسے۔ یہ بھی پیار کی ایک ادا تھی ان دونوں کی، دیوانے تھے ایک دوسرے کے۔ سنو، تم دھوپ جیسے ہو، تمہارے جسم سے کرنیں ٹپکتی ہیں، میں جب پلکوں سے کرنیں اٹھاتا ہوں تو میری آنکھ میں دنیا چمکتی ہے، میں ان کے چمکیلے لمحوں میں تمہارے ساتھ سایہ بن کے چلتا ہوں، ہوا کی بانسری پہ تتلیوں کا لمس پہنے وصل کے منظر میں ڈھلتا ہوں۔ آج یہ صبح ہی اتنی حسین لگ رہی ہے، یا پھر میری زندگی میں نئی نئی درائی خوشیوں نے اپنا عکس ہر سمت بکھیر دیا ہے۔ سرشار سی جانیا گلدان میں پھول لگا رہی تھی، اور ایک پھول کی پتی کر کے جگنو کے چہرے پر ڈال دی اور ایک پتی سے اس کے لبوں پر چھیڑ خانی کرنے لگی۔ اسے جگنو کو چھیڑنے میں مزہ آ رہا تھا۔ کیا ہو گیا صبح ہی صبح؟ تمہیں کیا رات بھر؟ جگنو نے زبانی جملہ ادھورا چھوڑ کر جانیا کے کاندھوں کو اپنی گرفت میں لیتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور اس کے اوپر جھک گیا۔ ہاں جانیا، اب ضبط کا یارہ نہیں ہے، تم سے پل بھر کی دوری بھی برداشت نہیں کر سکتا، وہ بے بسی سے بولا۔ خوشی سے پاگل ہوتے ہوئے بھی اس کو گھورنے لگی۔ اگر لڑائی کے بعد ہر روز اتنی حسین صبح کا وعدہ کرو تو روزانہ تھوڑی بہت لڑائی کر لیا کریں گے، اور آنکھوں کے رت جگہ یہ سرخ سرخ ڈورے۔ اس نے جانیا کی خمار آلود آنکھوں کو چھوتے ہوئے کہا۔ جگنو، ہٹ جاؤ، باز آ جاؤ اپنی حرکتوں سے، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ جانتا ہوں پہلے ناراض ہوگی، مزاحمت کرو گی، پھر مدھم مدھم آواز میں کہو گی، جگنو باز آ جاؤ پلیز جگنو۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، اتنا بڑا جھوٹ جگنو، گناہ ملتا ہے جھوٹ بولنے سے۔ اس نے کانوں کو ہاتھ لگائے، مگر اس کی آنکھیں اور لب مسکرا رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے تمہیں میرے پیار کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے جانیا، تم کتنی اچھی ہو میری گڑیا، سویٹ مائی ہارٹ۔ جگنو کے لبوں پر شریں سی مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ وہ اس کو تنگ کر رہا تھا، جانیا کو ستانے میں سے مزہ آ رہا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے جگنو؟ اس نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ بدتمیزی تو ابھی ہوگی جگنو، اس نے جگنو کا ہاتھ پیچھے کر کے جھٹک دیا۔ جی جان جگنو۔ اس نے کوئی پرواہ نہیں کی جانیا کے ہاتھ کے جھٹکا دینے کی بھی۔ آپ میری بات کیوں نہیں سن رہے جگنو؟ تو کیا اب پیار کرنے کے لیے بھی تمہاری اجازت چاہیے ہوگی جگنو کو؟ اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ پلیز جانیا، مت روکو مجھے آج، ورنہ تمہارا جگنو اپنی خواہش کی تکمیل نہ ہونے پر جگنو۔ اس نے سر جھکا لیا۔ آئندہ ایسا کریں گے آپ؟ جانیا نے ہاتھوں میں منہ چھپا لیا۔ نہیں کروں گا، کبھی نہیں کروں گا، یہ جگنو کا وعدہ ہے اپنی جانیا سے۔ جگنو نے اسے متاع حیات کی طرح سمیٹ لیا۔ جگنو جگنو جگنو، وہ بار بار اس کا نام دہرائی جا رہی تھی۔ جگنو نے گرفت مضبوط کر لی اور اس کی پیشانی پر ہونٹ رکھ دیے۔ لمحے گزرتے رہے، دروازے پر دستک ہوئی تو دونوں ہوش میں آ گئے۔ ریشما ان کو ناشتے کے لیے بلانے آئی تھی۔ جانیا نے ایک دم چہرہ اونچا کر کے دیکھا۔ جگنو کی نگاہوں میں پیار کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا، خود اس کی روئیں میں گویا چنگاریاں بھر گئی تھیں۔ وہ پیچھے ہٹ گئی۔ اب آپ اٹھ جائیے، میں آپ کے کپڑے نکالتی ہوں۔ جگنو نے جانیا کا ہاتھ پکڑا اور الماری کی طرف بڑھا۔ اس کی آواز بھی بوجھل سی تھی، وہ خود پر کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آج تم یہ وائٹ سوٹ پہنو گی۔ شفون کے سوٹ پر آر کا بہت نفیس کام بنا ہوا تھا، اور آپ یہ نیوی بلیو سوٹ آفس پہن کر جائیں گے، جو حکم جان کا۔ اس نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے کہا۔ جانیا، تم ابھی یہ وائٹ سوٹ نہیں پہن سکتی ہو۔ جگنو نے دل نے ایک دم ہی عجیب سی خواہش کی انگڑائی لی تھی۔ ابھی پہن لیتی ہوں اور کچھ۔ اس نے جگنو کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بہت پیار سے تمام تر شدتوں کے ساتھ کہا۔ نہیں،
اور کچھ نہیں۔ آئی لو یو جانیہ، آئی لو یو مائی سویٹ ہارٹ۔ اس نے جانیہ کی آنکھوں کا بوسہ لیتے ہوئے کہا۔ میں ابھی فریش ہو کر آتا ہوں، تم ابھی چینج کر لو میرے آنے تک، اوکے؟ جانیہ نے بس اتنا ہی کہا اور سکون سے مسکرا دی۔ جب جگنو فریش ہو کر آیا تو جانیہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ کر ہلکا سا میک اپ کرنے کے بعد بال بنانے لگی۔ وہ اپنا ڈائمنڈ سیٹ پہن رہی تھی کہ جگنو اس کو دیکھتا رہ گیا۔ وہ شرما کر چہرہ جھکا گئی تو جگنو نے اس کے کاندھوں سے پکڑ لیا۔ تم بہت دلکش لگ رہی ہو جانیہ۔ آواز سرگوشی میں بدل گئی۔ اب پھر تم مجھے بے ایمانی پر آمادہ کر رہی ہو، جگنو نے خمار آلود لہجے میں کہا۔ میں کہہ رہی ہوں اگر کوئی گستاخی کی نا تو مجھ سے اچھا کوئی نہیں ہوگا، اس نے تنبیہ کی۔ وہ تو تم سے اچھا اب بھی کوئی نہیں ہے۔ دونوں نے بے ساختہ ہنس دیے۔ ایک بار پھر دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ بھابھی، ماما جانی بلا رہے ہیں، فائزہ نے آواز دی۔ ابھی آ رہی ہوں، اس نے فائزہ کو کہا اور جگنو کو تاکید کرتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ آپ بھی جلدی آ جانا باہر، ماما ناشتے پر انتظار کر رہی ہوں گی۔ ایک منٹ رکو جانیہ، میں بھی ساتھ چلتا ہوں۔ جگنو نے جلدی سے جوتے پہن لیے اور ان کے تسمے کستہ اٹھ کھڑا ہوا۔ خوبصورت تو آپ بھی بہت لگ رہے ہیں جگنو، نظر لگ جانے کے حد تک۔ یہ بات تم پہلے کہتے پھر جواب دیتا، اب کوئی فائدہ نہیں۔ وہ بھی دروازے کے قریب پہنچ کر۔ میں بے وقوف تھی جو پہلے کہتی۔ وہ ایک دم سے ہنس دی۔ آج کا بدلہ ادھار رہا یا رکھنا جانیہ؟ وہ ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ اتنی تیاری کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ؟ فائزہ نے ان کو دیکھتے ہی پوچھا۔ کیوں، گھر میں تیار ہونا منع ہے؟ حمزہ نے فائزہ کی بات کا جواب دیا۔ تم تو چپ رہا کرو چمچے، اور تم چمچی، نظر مت لگاؤ دینا میرے بہو بیٹے کو، یاسمین بیگم نے دل ہی دل میں نظر اتارتے ہوئے کہا۔ ویسے یہ کون ہے پری بھیا جی؟ حمزہ نے جانیہ کو منی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو جانیہ نے شرماتے ہوئے ایک چیخ لگائی۔ میری پہچان میں نہیں آ رہی محترمہ؟ وہ اس کے گرد گھوم گھوم کر دیکھنے لگا۔ ہماری بیگم ہے یار، شکر ہے آپ نے پہچان لیا اپنی بیگم کو۔ باقی بھابھی آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، نئی نویلی دلہن کی طرح۔ سعدیہ نے بھی دل کھول کر تعریف کی۔ اللہ تعالیٰ دونوں کو نظر بد سے بچائے، آمین۔ اس وقت جانیہ کا روپ قیامت ڈھا رہا تھا۔ جگنو کی محبت نے اس کے چہرے کو الوہی روشنی سے منور کر دیا تھا اور اس کا وجود جیسے ستاروں میں نہا گیا تھا۔ آپ بیٹھ بھی جانے دو ان کو، یاسمین بیگم نے تینوں کا اشارہ کرتے ہوئے مزید کچھ کہنے سے روکا۔ تم ناشتہ کرو پھر آفس چلے جانا۔ میں جو تمہیں جلد بلا رہی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ احتشام نے آفس جانے سے انکار کر دیا ہے اور بہانہ طبیعت کی خرابی کا بنایا ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ الماس نے برا بھلا کہا ہوگا تو اس کے رد عمل میں آفس سے ہڑتال کا اعلان ہو گیا ہے، لیکن میں سوچ کر پریشان ہوں کہ کیا بنے گا اس گھر کا اور کس کروٹ اونٹ بیٹھے گا۔ کچھ نہ کچھ انہونی ہونے والی ہے۔ میری چھٹی حصہ الارم دے رہی ہے۔ فی الحال اپنے بابا جانی کو کچھ نہیں بتانا۔ تم خاموشی سے آفس جاؤ اور مکمل طور پر کاروبار کی چھان بین کرو، کہیں نہ کہیں بہت بڑی گڑبڑ ہوئی ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں ماما جانی، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں دیکھ لوں گا۔ ہاں، اب تم سے ہی امید باقی ہے۔ حمزہ تو کچھ جانتا نہیں، وہ فکر مندی سے بولی۔ وہ چہرے سے ہی بہت پریشان لگ رہی تھی۔ حمزہ تم تیار رہو۔ کس لیے؟ تم میرے ساتھ آفس چلو گے؟ ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ ہی چلتا ہوں، اس نے ذمہ داری سے کہا۔ گھر کے حالات جو بھی چل رہے تھے وہ بے خبر نہیں تھا، لیکن وہ ان جھگڑوں اور مسائل سے دور ہی رہتا تھا۔ نہ اس کی اتنی عمر تھی کہ ان مسائل میں پڑتا۔ ویسے بھی سب نے ہی اس کو کسی بھی قسم کے حالات سے دور رکھا تھا۔ ناشتے کے بعد آفس کے لیے روانہ ہو گئے۔ آفس پہنچ کر جگنو نے سب سے حمزہ کا تعارف کرایا تو سب نے خوشی کا اظہار کیا۔ حمزہ انکساری سے سینے پر ہاتھ رکھ کے سب کے سامنے جھکا۔ وہ آفس میں بھی اپنی شرارت سے باز نہیں آیا تھا۔ جگنو اسے دیکھ کر مسکرا دیا، لیکن سب کے سامنے کچھ نہیں کہا اسے۔ جگنو نے آفس میں آ کر اسے سیٹ پر بٹھا دیا اور بولا، آئندہ یہ شرارتیں گھر چھوڑ کر آنا، آفس میں آفس کا ماحول ہی رکھو تو بہتر ہے، انڈرسٹینڈ؟ اوکے باس، اس نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے کہا تو جگنو ہنس دیا۔ پھر وہ اسے آفس کے بارے میں سمجھانے لگا۔